This is an ABP Life podcast. Hello and welcome to Clear Cut by ABP Live podcast, a show tailored for the simple truth that there's nothing more important to a democracy than a well-informed electorate. This is your newsman Rudrashish signing in on a wonderful Friday evening. तो बिना और वक्त जाया किए चलते हैं दिन के बड़े हेडलाइंस की तरफ। शुरू करते हैं कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस के साथ। यूनाइटेड किंगडम के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आज कहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ऑलरेडी रणनीतिक तौर पर यूक्रेन से हार गया है। रशिया को भारी इकोनॉमिक लॉसेस भी उठाना पड़ रहा है और नेटो को और मजबूत कर रहा है। यूके की हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर टोनी रैडिकिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन पर अटैक करना रशिया की एक बहुत बड़ी गलती है और चाहे कुछ भी हो जाए रशिया यूक्रेन पर कब्जा कभी नहीं कर पाएगा। मिस्टर रैडिकिन ने यह भी कहा है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ टैक्टिकल सक्सेस देखने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने इन छोटे सफलताओं के लिए अपने देश की सेना की एक चौथी शक्ति का त्याग कर दिया है और उसके ऊपर उनके आर्मी फोर्स और हाई टेक मिसाइल्स भी बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन को हथियार की सप्लाई ना करे। चाइना ने आज यूनाइटेड नेशंस में भारत और अमेरिका के द्वारा अब्दुल रहमान मक्की को आईसिस और अल-कायदा सैंक्शंस कमेटी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने से रोक लगा दी है। अब्दुल रहमान मक्की ऑलरेडी एक यूएस डेजिग्नेटेड आतंकवादी है और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ है। इससे पहले भी चाइना ने इंडिया और उनके एलाइज के द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के इनिशिएटिव पर रोक लगा दिया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स रिवॉर्ड्स जस्टिस प्रोग्राम के तहत अब्दुल रहमान मक्की के बारे में जानकारी के लिए $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का इनाम ऐलान किया हुआ है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक मक्की लश्कर तैयबा के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण पद पर है और लश्कर तैयबा के मिशंस के लिए भारी फंड्स जुटाने के लिए भी काम करते हैं। श्रीलंका, जो भी अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अब पूरी तरह से अपनी आर्थिक गतिविधि को रोकने पर आ गया है क्योंकि उनके देश में फ्यूल फिर से खत्म हो गया है और फ्रेश सप्लाईज आने का कोई भी साइंस नहीं दिख रहा है। श्रीलंका की सरकार ने शुक्रवार को पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया ताकि देश के राजधानी कोलंबो और उसके आसपास की जगहों में व्हीक्यूलर मूवमेंट कम हो। इस बीच हजारों गाड़ियां लंबी लाइन में लगी हुई है गाड़ी में तेल भरने के लिए। द मिनिस्टर ऑफ पावर एंड एनर्जी कंचरा विजयशेखर ने गुरुवार को कहा कि राज्य द्वारा संचालित सेलॉन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को फ्रेश फ्यूल स्टॉक्स के लिए टेंडर नहीं मिला क्योंकि सप्लायर्स को पिछले सप्लाईज की पेमेंट अब तक नहीं मिली। श्रीलंका को अगले 6 महीने तक $6 बिलियन चाहिए होगा, जिसका उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, चाइना और इंडिया से मांग की है। श्रीलंका के अथॉरिटीज लोन के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए IMF के साथ कांस्टेंट टच में है। नाउ इट्स सम नेशनल हेडलाइंस। देश के 7 राज्यों में हिंसा बनी रही सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्मी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम अग्निपथ को लेकर, जबकि सरकार ने अग्निपथ रिक्रूटमेंट की एज लिमिट को बढ़ा दिया है। केंद्रीय सरकार ने मंगलवार को अग्निपथ स्कीम की घोषणा की और देश में तुरंत इस स्कीम के अगेंस्ट प्रदर्शन शुरू हो गए। बिहार में लगभग 30 ट्रेन में हमला किया गया और बिहार की बीजेपी ऑफिस में भी हमला किया गया। एज द प्रोटेस्ट एंटर्ड इट्स थर्ड डे, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि देश में कोविड महामारी के कारण की वजह से सेना में भर्ती की प्रक्रिया पिछले 2 साल से प्रभावित हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निपथ योजना में युवाओं की एज लिमिट 21 से 23 साल कर दी है। सारे 17 साल से 21 साल के युवाओं इस स्कीम के मेन बेनिफिशियरीज थे, लेकिन लगातार प्रदर्शन के चलते इसकी एज लिमिट को 23 साल कर दिया गया है। आर्मी एस्पिरेंट्स ये कह रहे हैं कि कोविड के दौरान 2 साल आर्मी में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और लाखों आर्मी एस्पिरेंट्स इस दौरान 21 साल पार करने पर गलत तरीके से निकाले जाएंगे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक नए करप्शन के मामले में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर को सर्च किया। न्यूज एजेंसी रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीआई ने अग्रसेन गहलोत के बिजनेस ऑफिस को भी सर्च किया। फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट के मामले में अग्रसेन गहलोत पहले से ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इन्वेस्टिगेशन रेडार में है। ईडी के मुताबिक अग्रसेन गहलोत ने 2007 और 2009 में भारी मात्रा में फर्टिलाइजर्स इलीगली एक्सपोर्ट किए थे। इस फर्टिलाइजर केस में ईडी ने सरफ इंपेक्स कंपनी के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत।
अनुपम कृषि, जो कि अग्रसेन घिलौट का फर्म है, सरफ इम्पैक्ट्स के थ्रू फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट किया था, जो कि राजस्थान के कृषियों के लिए था। असम और मेघालय में बाढ़ की स्थिति खराब होती जा रही है। नदियों में बढ़ती हुई पानी के लेवल की वजह से 9 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोगों के घर उजड़ गए हैं। अथॉरिटीज के अनुसार 25 जिलों में कम से कम 11 लाख लोग बाढ़ के वजह से प्रभावित हुए हैं, जिसमें से बजाली डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है। अधिकारियों ने ये भी बताया कि ब्रह्मपुत्र और गौरंगा नदियों का पानी डेंजर लेवल से काफी ऊपर बह रहा है। असम के अलावा मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से लोगों को मुश्किल उठाना पड़ रहा है। मेघालय में 13 लोग और असम में 3 लोग मारे गए हैं लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स के कारण से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में गुरुवार को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शूटआउट के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मारे गए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि आतंकवादी की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के जुनैद और बसीर भट्ट के रूप में हुआ है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि अनंतनाग में 2021 में बीजेपी सरपंच गुलाम रसूल दर और उनके पत्नी की हत्या में बसीर भट्ट शामिल था। कश्मीर पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर के कुलगम डिस्ट्रिक्ट के गोपालपोरा इलाके में 31 मई को एक स्कूल टीचर रजनी बाला की हत्या में शामिल 2 आतंकवादियों को गुरुवार एक शूटआउट के दौरान मार दिया गया है। Now with some pop culture and sports updates, अमेरिकन सिनेमा के सबसे प्रिय अभिनेत्री में से एक मैरिलिन मनरो के लाइफ को अपकमिंग फिल्म ब्लॉन्ड में दिखाया जाएगा। हॉलीवुड एक्ट्रेस एना डी आर्मस इस फेमस पर्सनालिटी की भूमिका निभाएगी। A recent announcement made by the filmmakers for the Netflix film included both a teaser and a release date. ये सबको पता है कि एक्ट्रेस मैरिलिन मनरो को अपनी निजी जिंदगी में कुछ मेंटल इश्यूज थे और इस नए ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेलर में ये हाईलाइट किया गया है। The teaser also includes a clip of Marilyn Monroe performing the song Diamonds Are a Girl's Best Friend from 1953. Blonde 23 सितंबर 2022 को Netflix में रिलीज होगा। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामित 37 मेंबर टीम में चुना गया है। AFI अध्यक्ष अदिल सुमेरीवाला ने विश्वास जताया है कि टीम अच्छा प्रदर्शन करेगा। द टीम इंक्लूड्स 3 javelin throwers in नीरज चोपड़ा, DP Manu and रोहित यादव and 3 triple jumpers in अब्दुल्ला अबूबकर, प्रवीण चित्रवल and एल्डहाउस पॉल। So these were the top headlines of the day. तो अब करते हैं बात। तो आज मैं बात करूंगा किसानों के बारे में और कुछ पश्चिमी देशों के दोगलेपन के बारे में। तो आप सभी को तो पता ही होगा फार्म लॉज के अगेंस्ट जो किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, पर अब केंद्रीय सरकार किसानों को जो 6,000 रुपए की सब्सिडी देती है उसके ऊपर भी अब अमेरिका जैसे कुछ पश्चिमी देश उंगली उठा रही है। जी हाँ, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज हमारे देश के किसानों को जो सब्सिडी मिलती है उसका विरोध कर रहे हैं। ये इशू हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जिनीवा में जो मीटिंग हुआ उसमें उठकर सामने आई। इस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार द्वारा किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है उस पर रोक लगाने का जोर लगाया गया, लेकिन इंडिया ने WTO के इस कॉन्फ्रेंस में सब्सिडी रोकने का बात बिल्कुल ही डिसमिस कर दिया और सरप्राइजिंगली 80 कंट्रीज इस पर इंडिया को सपोर्ट भी किया, जिसमें चाइना भी शामिल है। तो आज लेट योर न्यूज़मैन हेल्प यू एक्सप्लेन कि किसानों के सब्सिडी से पश्चिमी देशों को क्यों परेशानी हो रही है। इशू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पे अटेंशन। जिनीवा में 12 से 13 जून तक WTO की मीटिंग हुई और इंडिया के तरफ से सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल को भेजा गया था। इस मीटिंग में 3 इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात हुई, जिनमें से एक टॉपिक इंडिया की दी जा रही किसानों को सब्सिडी देना था। अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देशों ने इस सब्सिडी को कंप्लीटली बंद करने का प्रस्ताव रखा और भारत पे दबाव डाल रहा था, लेकिन इंडिया ने इस इशू को समरीली डिसमिस कर दिया। इसके वजह से इंडिया को 80 और देशों से भी सपोर्ट मिला इस इशू को लेकर, जिसमें चाइना भी शामिल है। अब आप में से कईयों को इस सब्सिडी के बारे में पता ही नहीं होगा, मैं समझाता हूँ। भारत में सरकार जो किसानों को सब्सिडी देती है उनमें शामिल है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दिए जाने वाले सालाना 6,000 रुपए, यूरिया और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी, अनाज पर MSP के रूप में दी जाने वाली सब्सिडी। ये वो सारी सब्सिडीज है जो मोदी सरकार किसानों को देती है। अब आप सबके मन में ये क्वेश्चन होगा कि आखिर अमेरिका और यूरोप के देशों को किसानों को दी जा रही सब्सिडी से क्या दिक्कत है।
इसके पीछे एक बड़ा रीजन है इंटरनेशनल मार्केट में यूएस और यूरोप के गेहूं की कम होती बिक्री। इन पश्चिमी देशों का कहना है कि इंडिया अपने किसानों को जो सब्सिडीज दे रही है उनकी वजह से भारत के किसान चावल और गेहूं का उत्पादन भारी मात्रा में करते हैं और हार्वेस्ट ज्यादा होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भारत के अनाज काफी आसानी से और सस्ते दामों में मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ इन पश्चिमी देशों के अनाज इंडिया के कंपैरिजन में महंगे होते हैं और इसीलिए अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में उनका अनाज कम बिकता है। अब यही कारण है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश इंडिया में सब्सिडी का विरोध कर रहे हैं। अब आप लोगों को अमेरिका का दोगलापन भी दिखाता हूँ, मतलब सुनाता हूँ। तो 2019 में भारत ने अपने जीडीपी का 0.60% किसानों को सब्सिडी देने में खर्च किया। यूरोप ने भी 0.60% स्पेंड किया। अमेरिका ने 0.50% स्पेंड किया। चाइना ने 1.60% स्पेंड किया। इंडोनेशिया ने 2.9% स्पेंड किया और फिलीपींस ने 3.1% स्पेंड किया। अब आप लोगों को तो यही लग रहा होगा कि यूएस ने अपने किसानों पर अपने जीडीपी का हिस्सा कम खर्च किया, लेकिन आपको ये बता दूं कि अमेरिका का जीडीपी इंडिया से 10 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब अमेरिकन फार्मर्स को इंडिया के किसानों से ज्यादा सब्सिडी मिली है। अब आपका ये जानना भी जरूरी है कि अमेरिका और इंडिया के किसानों की एवरेज इनकम क्या है। Now, according to figures from 2019, एक भारतीय किसान की इनकम 1,25,000 रुपए है, पर वही एक अमेरिकन किसान की इनकम 65 लाख रुपए है। और 2020 में अमेरिका ने जहां अपने किसानों को 3,58,000 करोड़ की सब्सिडी दी, वहीं इंडिया ने अपने किसानों को 2,35,000 करोड़ की सब्सिडी दी। तो इस इशू से एक बात तो साफ है कि भारत के इन छोटे इनिशिएटिव से भी जियोपॉलिटिक्स में कितना बड़ा असर होता है और हमारे देश के किसान थोड़ी सी मदद से कितना कुछ कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। दिस इज योर न्यूज़मैन रुद्राशीष कांजिलाल साइनिंग ऑफ। टुडेज एपिसोड वाज प्रोड्यूस्ड बाय ललित। हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड कीप लिसनिंग टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.